हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्ट्स ऑफ द टाइप AB2 एंड A2B के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनको फ्लोराइड्स और एंटी फ्लोराइड्स बोलते हैं, मैं अभी लिखूंगा बोर्ड पे। इसके बाद हम लोग डायमंड्स के बारे में बात करेंगे, डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, परवॉस्काइट क्या होता है, उसके बाद स्पिनल एंड इनवर्स स्पिनल जो कि एंट्रेंस में आ चुका है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ना डोंट वरी अबाउट द नेम्स, नेम्स अभी आपको थोड़े डाइजेस्ट ना हो भले, लेकिन जब मैं सिखाऊंगा तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगी ना। एक चीज याद रखना बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर मैं एफसीसी की बात करूं, बार बार मैं बोलूंगा, चीजें ऐसे ही याद होती हैं। अगर मैं एफसीसी की बात करूंगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे होते हैं, हर बॉडी डायगोनल पे दो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? बॉडी सेंटर में। और कहाँ होता है? एज सेंटर में। तो उनका नंबर कितना होता है? 4 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्ट्स ऑफ द टाइप AB2 एंड A2B। ठीक है, ये क्या होता है सर? सबसे पहली बात तो ये, आप लोग इनके स्पेशल नाम जान लो। अगर कोई सॉल्ट AB2 टाइप का है, कौन से टाइप का है? AB2 टाइप का है, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड, टी है ये, ITE, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में सॉल्ट के अंदर एटम्स का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जैसे CaF2 की बात कर ले, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सेकेंड वाले की, A2B, A2B की, तो इसका जो नाम होता है वो होता है एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2:1। यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे 1:2 ना, और यहाँ पे 2:1, 2:1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसका एग्जाम्पल आप सोडियम ऑक्साइड Na2O दे सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एक एक एग्जाम्पल दोनों का डिस्कस करवाऊं तो सबसे पहली बात तो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन CaF2 के बारे में। CaF2, ठीक है ना, कैल्शियम फ्लोराइड। आप बताओ बच्चों ये कौन से टाइप का सॉल्ट है? फ्लोराइड सॉल्ट है कि एंटी फ्लोराइड से बच्चों? सर कैसे पता करेंगे? सिंपल नंबर्स को देख के। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम कितना है? 1 है, और फ्लोरीन कितना है? 2 है। तो रेशियो क्या हुआ? 1:2 हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर ना। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2, 1:2। करेक्ट है, ये हो गया फ्लोराइड स्ट्रक्चर ना। अभी इन सब के बारे में डिटेल में अभी देखो, इसमें बेटा आपको रेडियस रेशियो जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसमें मैंने आपको बोला था ना, दो चीजें याद रखनी है, एक तो रेडियस रेशियो और एक स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो CCP होता है। व्हाट इज CCP? इसी का दूसरा नाम है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका क्लोज क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अभी इसमें रेडियस रेशियो याद रखने की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज फॉर्मूला से ही पता चल रहा है। यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो रेशियो क्या है? 1:2 है, बराबर है। तो 2 है, इसका मतलब ये कौन से वाले वॉइड में? इसका डबल है। डबल कोई भी चीज कब होती है बेटा? जब वो कौन से वॉइड में जाए? टेट्राहेड्रल वॉइड में हो। तो डबल होगा, इसका मतलब पक्का वो कौन से वॉइड में जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। और सबके सब टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेंगे। अभी ध्यान से सुनो, इससे ना एक चीज क्लियर पता चल रही है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है कौन? F2। इसका मतलब फ्लोराइड का रेडियस क्या होगा? छोटा होगा। तो साइज ऑफ डैश या फिर रेडियस ऑफ Ca+2 इज ग्रेटर देन साइज ऑफ डैश F-। तो अगर F- का साइज छोटा है तो पक्का वो कहाँ जाएगा? वॉइड में जाएगा, बराबर है। और नंबर के हिसाब से ही पता चल गया, रेडियस रेशियो की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नेट से चेक भी करो कैल्शियम+2 और फ्लोराइड का रेशियो, तो बेटा वो उल्टा चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आंसर 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो फिर उल्टा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्टली यहीं से पता चल रहा है। ये कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, तभी तो इसका नंबर ज्यादा होगा। और ये मैंने आपको बोला था कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? CCP स्ट्रक्चर। पहले अनायन CCP बनाते थे, अभी कटायन बना रहे हैं, क्योंकि कटायन का साइज क्या है? बड़ा है।
तो ये आपका बनाएगा एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी का स्ट्रक्चर मतलब एफसी प्लस कहाँ पे है, ये कॉर्नर पे है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयंस कितने होंगे, Ca प्लस टू आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयंस कहाँ जा रहा है, कैल्शियम कॉर्नर और फेस के सेंटर में है। तो कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, सो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इंटू 1/2। सो नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयंस कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। अभी आप बताओ अगर कैल्शियम का नंबर 4 है तो फ्लोरीन का नंबर उसका डबल होना चाहिए, ठीक है ना। डबल होगा भी क्यों, क्योंकि बेटा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। तो नंबर ऑफ F-2 आयंस, ठीक है ना, इट ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, इट ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। कैसे पता चला, तभी तो इसका डबल होगा ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना 1:2 वाला। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है तो देयरफॉर नंबर ऑफ F-2 आयंस भी कितने होंगे बच्चों, 8 ही होंगे, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ F-2 आयंस भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर मुझे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला हो जाएगा बच्चों क्या, कैल्शियम का नंबर कितना, 4, कैल्शियम का नंबर 4 और फ्लोरीन का नंबर कितना है, 8 है, बराबर है। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो 1 जा और ये 2 जा, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा CaF2, बट जो नंबर कैंसिल हुआ वो क्या है, जो नंबर कैंसिल हुआ है वो है 4, तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। सो देयरफॉर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितना हो जाएगा, Z विल बी इक्वल टू 4, Z विल बी इक्वल टू 4। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 इस टू क्या लिखेंगे, F- का कोऑर्डिनेशन नंबर, करेक्ट। तो Ca+2 जो है, Ca+2 कहाँ जा रहा है बेटा क्या बना रहा है, वो CCP बना रहा है ना। तो अगर वो CCP बना रहा है तो वो कितने लोगों को टच करेगा, सबसे पहली बात तो फ्लोराइड आयन कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में तो पक्का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही होगा, अरे हाँ ना तो बोलो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 4 होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कैल्शियम+2 कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे। अभी मुझे ये बताना, कॉर्नर पे प्रेजेंट है और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, फ्लोराइड है। तो इसको मॉडल से समझाता हूँ, देखना जरा ध्यान से। ये देखिए, ये मॉडल है मेरे पास, ठीक है। अब ये देखना, यहाँ पे कॉर्नर पे कौन है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, बोलो, फ्लोराइड है ना। अभी आठों के आठों टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोराइड है। तो सुना, यहाँ पे सेंटर में कॉर्नर पे कौन है, कैल्शियम है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, फ्लोरीन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब टेट्राहेड्रल वॉइड में, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ZNS के केस में क्या था, 50% था, यहाँ पे पूरा का पूरा होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इधर 4 और पीछे भी कितने, 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि इट इज नॉट अ सॉल्ट ऑफ AB टाइप। AB टाइप होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन सेम आ रहा है, बट यहाँ पे कटायन और अनायन का सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा रखना, पहले एक बार दिमाग में बिठा दो, हमेशा पहले कटायन का लिखा जाता है और फिर अनायन का लिखा जाता है। अभी यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 2F- मत लिखना, वो F- का ही लिखा जाएगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे 1:8 इसमें भी तो आ ही रहा है सब, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एज लेंथ की, इसमें भी हम लोग एज लेंथ निकाल सकते हैं। ए बताओ, कॉर्नर पे कौन है, कॉर्नर पे कौन है, कैल्शियम है, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, फ्लोरीन है। तो बताओ कैल्शियम कॉर्नर पे, टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोरीन, तो बताओ डिस्टेंस कितना होता है, मैंने बोला था कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस होता है √3a/4। कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो, सॉरी, डिस्टेंस होता है √3a/4। सो √3a/4 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैल्शियम+2 प्लस रेडियस ऑफ F-, है ना, बराबर है। सो कैन वी से दैट
डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन इज इक्वल्स टू √3a/4 और यही एग्जाम में दिया भी जाता है इसी तरीके से एग्जाम में ये दिया भी जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका क्या, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मैंने एक एक चीज बता दी है, एक बार वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, एचलेन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, वॉइड्स के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन ले लिया। तो दिस इज योर फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अभी अगर हम बात करें सेकंड कौन सा होगा बच्चों, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सेम पैटर्न में जाएगा, इसका पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो द सेकंड वन इज Na2O। ठीक है ना, ये किस ऑर्डर में फॉलो करेगा, A2B में फॉलो करेगा, राइट। सो Na2O जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी वापस से रेडियस रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है वो किस रेशियो को फॉलो कर रहा है, 2:1 ना। अगर 2:1 को फॉलो कर रहा है तो इतना मतलब तो कंफर्म है कि ये वाला जो है इट इज ऑक्यूपाइंग विच वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये वाला पार्ट जो होगा वो डबल है ना, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड, वो भी सबके सब टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। एंड ये वाला जो है आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सीसीबी मतलब एफसीसी, बराबर है ना। अगर हम बात करें साइज ऑफ Na+, obviously it will be less than size of O-2, बराबर ना। तो बड़ा कौन है, O-2। ठीक है ना, इस रेशियो से ही पता चला ना, प्रीवियस वाले में उल्टा था, अभी ये देखो इस तरीके से है। तो ये छोटा है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, वॉइड में जाएगा। कौन से वाले वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और ये क्या बनाएगा, एफसीसी बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेस सेंटर प्लस कॉर्नर, है ना बच्चों। तो फेस सेंटर प्लस कॉर्नर बनाएगा। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ O-2 आयंस कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ O-2 आयंस जो होंगे बेटा वो कितने होंगे, फेस सेंटर एंड कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। सो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इंटू 1/2। सो इसका जो टोटल हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 4। सो नंबर ऑफ O-2 आयंस कितना हो जाएगा, 4। ये कहा जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ Na+ आयंस, ठीक है, it occupies all tetrahedral voids। कौन से voids, all tetrahedral voids। अगर वो सब के सब tetrahedral voids ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ Na+ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ Na+ आयंस विल बी इक्वल टू, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। तो अगर मुझे किसी ने फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है ना, मुझे कैसे पता चला कि 8 के 8 में जाएगा बच्चों, क्यों ऑब्वियसली क्योंकि रेशियो उसी तरीके से है बेटा, 2:1। तो इसका मतलब 2:1 कब हो सकता है, जब वो 8 के 8 में जाएगा तभी, क्योंकि ये तो 4 हो गया तो इसका डबल होना ही पड़ेगा इसको। तो फॉर्मूला बताओ, Na कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा Na2O, 4 1 जा 4 2 जा, जो नंबर कैंसिल हुआ वही आपका Z है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डैश यूनिट्स, फॉर्मूला यूनिट्स। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स Z will be equal to 4। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट Z will be equal to 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा Zn, सॉरी क्या है यहाँ पे, सोडियम है ना, सोडियम पहले हमेशा कटायन लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीजन मतलब अनायन लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो अभी मुझे था बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन जा रहा है, सोडियम जा रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जो भी जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगा 4। और ये जिस तरीके से हमने प्रीवियस में देखा था वैसे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 8 के 8 को वो टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसका एज लेंथ कितना होगा, तो एज लेंथ मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एज लेंथ
जो होगा वो बच्चों होगा ए, एज लेंथ क्या होगा ए, ठीक है। कौन किसको टच कर रहा है, कॉर्नर पे कौन है अभी, कॉर्नर पे है ऑक्सीजन, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, सोडियम है। तो मुझे था कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/4 होता है। सो √3a/4 विल बी इक्वल टू, कौन है कॉर्नर पे, ऑक्सीजन है, सो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, सोडियम, सो रेडियस ऑफ सोडियम। सो डिस्टेंस बिटवीन कटायन, radius of Na plus and anion oxide minus will be equal to √3a/4. So this is the distance between cation and anion. हो गया, इजी था, पक्का। तो जिस तरीके से आपने फ्लोराइड स्ट्रक्चर का पढ़ा था उसी तरीके से हमने किसका पढ़ लिया बेटा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। याद रखना एग्जांपल्स के तौर पे मैंने एक एक चीज, इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं बेटा, सब कुछ आप ओरली डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अभी एक एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, खाली आपके पिछले लेक्चर्स के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, वही चीज देखो बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने तो देखा है बहुत बार टीचर्स यही नहीं समझा पाते कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता कहाँ है, ठीक है ना। मैं तो आपको ये मॉडल से देखो इस पूरे प्लाई का मैंने पर्सनली बनवाया है कि कैसे 8 बॉक्सेस, बिकॉज आई बिलीव इन कंप्लीट कंसेप्चुअल टीचिंग। तो एक एक चीज मैंने बनवाई बराबर, ठीक है, उस हिसाब से ही मैं लेक्चर्स अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अभी हम लोग बात करेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड का स्ट्रक्चर इज टोटली रिलेटेड टू योर ZnS, दैट इज जिंक ब्लेंड। तो जैसे ZnS की बात की थी वैसे ही डायमंड की बात होगी, बहुत ही उससे कनेक्टेड है, बहुत इजी लगने वाला है। आप इसका फोटो लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायमंड ना। डायमंड की बात करें अगर हम NOCB के हिसाब से, बॉन्डिंग के हिसाब से, तो बॉन्डिंग के हिसाब से बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, बराबर ना, जिसमें हर एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से उसका एक प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है। बट सॉलिड स्टेट में अगर मैं इसको 3D व्यू देता हूँ तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका बन जाएगा बच्चों CCP स्ट्रक्चर, मतलब FCC स्ट्रक्चर। इन सॉलिड स्टेट, याद रखना किसमें बेटा, सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC या फिर CCP, एंड इट इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, टोटली सिमिलर टू जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। सर जिंक ब्लेंड में तो ZnS होता है, ठीक है ना, Zn2+ भी होता है और S-2 भी होता है। तो एक सेकेंड, सॉरी ना, अगर मैं बात करूं ZnS की, तो जिंक ब्लेंड जो है बेटा आपको पता होगा ये FCC स्ट्रक्चर लेता है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, पता होगा 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन जाता है, Zn2+ जाता है, और FCC में कौन जाता है बच्चों, अपना कौन जा रहा है, S-2 जाता है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड प्लस क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये बेटा आपको थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया। बॉन्डिंग NOCB के लेक्चर्स में तो आपको पूरा डायमंड के बारे में पता ही है। बॉन्डिंग में टेट्राहेड्रल है, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी आपको यहाँ पे वापस लिख के दे देता हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बराबर है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्डिंग से रिलेटेड होता है, बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में। बट हमको सॉलिड स्टेट में बेटा अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है FCC, एक MCQ क्वेश्चन हो गया, एंड द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS। अभी इसमें जिंक ब्लेंड अगर मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn2+ होता है, और FCC जो है सल्फाइड आयन जो होता है वो FCC को बनाता है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड प्लस क्यूबिक, दैट इज कॉर्नर, सॉरी, ठीक है। अगर मैं डायमंड की बात करूं फिर स्ट्रक्चर वाइज, तो डायमंड का फिर स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में क्या होगा, बराबर है। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो सॉलिड स्टेट में कैसा होगा, डायमंड तो मतलब प्योरली कार्बन, इसमें तो प्योरली क्या है बेटा, कार्बन ही है।
ठीक है ना। इसमें तो क्या था, Zn2 प्लस था, सल्फाइड आयन था, यहाँ पे तो प्योरली कार्बन है। तो इसमें क्या होगा पता है, इसमें 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही होगा, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही होगा, और फेस सेंटर प्लस कॉर्नर पे भी कौन होगा, कार्बन ही होगा। मतलब हर जगह पे कार्बन, क्यों, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, number of carbon atoms per unit cell, which is also known as Z, very important, जेई में पूछा गया, नीट 2020, नीट 2020, आज का डेट है बच्चों 15, ठीक है ना। 2 दिन पहले जो नीट का पेपर हुआ उसके इसके ऊपर क्वेश्चन है बेटा, ऑलरेडी इसके के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। कैसे निकालोगे, सिंपल, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इंटू 1/2 प्लस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं ना एफसीसी में, इंटू 1/2, 1/2 क्यों, अरे आधा ही भरा हुआ है ना 50%। तो कैन वी से दैट इसका आंसर 1, इसका आंसर 3 और इसका आंसर 4, 1 + 3 4, 4 + 4 8। तो कैन वी से दैट in case of dash diamond the value of z is 8, अरे बाप रे, the value of z is 8 किसमें बेटा, डायमंड के केस में, ठीक है ना। अगर डायमंड के केस में मैं वैल्यू ऑफ z निकालूं तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसमें पूछूं कि बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इसमें याद रखना 4 ही होगा। सर क्यों 4, हर कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है बेटा। तो हर कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, उसके पहले चलो एज लेंथ निकाल लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, एज लेंथ कैसे निकालोगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एज लेंथ की, एज लेंथ का मतलब होता है बच्चों a, बराबर है। अभी आप बताओ कॉर्नर पे कौन है, कार्बन, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कौन है, कार्बन। तो मुझे बता बेटा कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना है, √3a/4। सो √3a/4 विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉर्नर प्लस रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बट दोनों जगह पे कार्बन ही है, सो इट विल बी रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन। एकदम सिंपल, नहीं समझे, कॉर्नर पे कौन था, टेट्राहेड्रल वॉइड, और यहाँ पे भी कौन है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, सॉरी कॉर्नर पे कौन है, कार्बन है, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कौन है, कार्बन ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, √3a/4 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, सो देयरफॉर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू √3a/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3a/4। तो अगर मैं इससे a का वैल्यू निकालूं तो बच्चों व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, a विल बी इक्वल टू 8 रेडियस ऑफ कार्बन अपॉन √3। दिस इज द एज लेंथ ऑफ व्हाट, किसका है, डायमंड का, ठीक है। अभी आप आराम से क्या निकाल सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी, क्या निकाल सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी। चलो अभी पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग खुद निकालो। पैकिंग एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय ईटा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चों, 100 ना। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। सो कितने एटम्स है, 8, so it will be 8 into 4/3 pi r cube, बराबर, डिवाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल मतलब a का क्यूब, एकदम सिंपल, क्यूब का वॉल्यूम a का क्यूब, सो a का क्यूब इंटू 100। अभी a की जगह पे क्या लिखोगे, 8rc/3 लिखोगे, 8rc/√3 लिखोगे,
सो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8 आर सी डिवाइड बाय √3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो योर आंसर इज शॉक, you'll get shocked to see this answer, it is just 34%। डायमंड जो द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बेटा 34% है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 34% है। जस्ट इमेजिन करो पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं आपको पूछ लूं, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 0.34, मतलब लगभग 76%, 76 नहीं 66% जगह क्या है बेटा खाली पड़ी है। फिर भी डायमंड इतना हार्ड क्योंकि बेटा अगर समझो 74% जगह भर जाएगी तो वो हार्ड तो होता है बट उसके साथ में वो ब्रिटल हो जाता है। तो डायमंड के अंदर बेटा पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 0.34% है और 66% जो जगह पड़ी है वो क्या है खाली है। ठीक है, अभी ना इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना बच्चों, एकदम ध्यान देना। अगर मैं बात करूं ये रेडियस ऑफ कार्बन है और ये रेडियस ऑफ कार्बन है, सो दो कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ यही है बच्चों, ठीक है ना। कार्बन कार्बन डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन दिस इज नथिंग बट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का वैल्यू कितना है दिस इज नथिंग बट √3a/4। तो आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ मिलता है वो इसी फॉर्मूला से मिलता है। तो अगर आपको a का वैल्यू दे दिया है, एज लेंथ ऑफ अ डायमंड दे दिया है और आपको बोला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ पता करो, तो इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमंड के बारे में मैं एक बार वापस से बता दूं, 50% जगह पे क्या है टेट्राहेड्रल में कार्बन है, Fc प्लस कार्बन इसमें भी कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल Z का वैल्यू 8 है, A का वैल्यू हमने निकाला, A का वैल्यू 8Rc/√3 है वो भी बराबर है, पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाला 34%, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 4 आएगा। तो ये चीजें इंफॉर्मेशन है और यही अपने को क्या रखनी है याद, ठीक है। तो ये बेटा ये चीज याद रखनी, दैट इज ये आपकी जिम्मेदारी है, दैट इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू जिंक ब्लेड, ये आपको याद रखना है बस, ये क्या रखना है आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अभी मैं आगे के परवोस्काइट एंड कोरेंडम स्ट्रक्चर भी सिखाता हूँ, वो क्या होता है, कार्बोरेंडम अलग होता है, कोरेंडम अलग होता है, दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज परवोस्काइट स्ट्रक्चर, ठीक है। एज सच अगर हम बात करें तो नीट और जेई के हिसाब से, ठीक है, परवोस्काइट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम बात करें जेई मेंस के बाद एडवांस की तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर इसको एक बार याद जरूर कर लेना। अगर इन केस उनको पेपर थोड़ा सा टफ बनाना है तो वो फिर ये टाइप के क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। परवोस्काइट स्ट्रक्चर बेसिकली ये है क्या ना, बेसिकली एक रशियन मिनरलोलॉजिस्ट था, कौन था बच्चों, रशियन मिनरलोलॉजिस्ट, ठीक है। उनका नाम था लेव परवोस्की, ठीक है ना, लेव परवोस्की। उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी और इस स्ट्रक्चर का ये जो कंपाउंड है वो बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, it is nothing but an example of mixed oxide of the formula AbO3, AbO3, राइट। सर ये आपने बोला मिक्स्ड ऑक्साइड है तो फिर मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं तो AbO3 हो गया। तो ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड होता है वो बेसिकली होता है AO प्लस BO2 का, जिसमें जो फर्स्ट एटम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए और सेकेंड वाला जो है वो +4 में। याद रखना ये नंबर चेंज मत करना, बिकॉज जब मैं इसके बाद स्पिनल एंड इनवर्स स्पिनल सिखाऊंगा तब यहाँ पे बेटा नंबर चेंज करते हुए इनवर्स स्पिनल और स्पिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना यही एग्जांपल इसका याद रखना, तो इट शुड बी +2 एंड +4। सर इसका कोई एग्जांपल दो हमको, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा BaTiO3, ठीक है ना, BaTiO3 और सेकेंड एग्जांपल CaCO2,
TiO3 या फिर CaSiO3 भी ले सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल CaTiO3 है, सॉरी इट इज CaTiO3 ना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एग्जांपल के बारे में BaTiO3, तो बेसिकली इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ BaO प्लस TiO2, बराबर है, जिसमें बेरियम जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, और टिटेनियम जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में है। ठीक है, तो इसमें जो आयंस होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों, एक तो होगा Ba+2 होगा, ठीक है ना, फिर Ti+4 होगा और O-2 होगा। अभी मैं आपको सच बोलूं तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला है बेटा, ये थोड़ा सा अगेन आई रिपीट याद रखने वाला है। ये जो है इसका नंबर कितना है, एक ही है। ये जो है बेटा कॉर्नर पे जाता है, इट विल ऑक्यूपाई कॉर्नर्स, ठीक है ना, याद रखने वाला बेटा, कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करेगा। ये जो है वो इसका भी नंबर एक ही है, ये बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई करता है, कहां पे, बॉडी सेंटर, और इसका नंबर कितना है बच्चों, 3 है, ये ऑक्यूपाई करता है फेस सेंटर्स, बराबर है ना, कहां पे ऑक्यूपाई करेगा, फेस सेंटर। सो मुझे अगर कॉर्नर की बात करें, सो नंबर ऑफ Ba+2 कितना होगा बच्चों, 8 कॉर्नर होता है इनटू 1/8, तो नंबर ऑफ Ba+2 विल बी 1 ओनली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ Ti+4, सो नंबर ऑफ Ti+4 बॉडी सेंटर, एक ही बॉडी सेंटर होता है, 1 बॉडी सेंटर इनटू 1, इसका भी नंबर 1 हो गया है ना। उसके बाद में नंबर ऑफ O-2 की बात करें तो फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर होते हैं इनटू 1/2, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो 1:1:3, 1:1:3 आ रहा है। अभी अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज देखने जाऊं तो बेटा इसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद ही रखना था, मैंने पहले भी बोला है आपको, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बोला इसको, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आने वाला है, जेई एडवांस वाले पार्ट के लिए है, बट फिर भी मैं आपको सेफर साइड में बता के रख देता हूँ, याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। एटलीस्ट नहीं याद हो तो इतना तो जरूर याद कर लेना कि इसमें जो ऑक्साइड्स में मेटल है उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या है, एक है +2 और एक है +4, क्योंकि जब हम लोग स्पिनल और इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ इसका कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने सबसे पहले क्यूब बना लिया। अभी जहां जो पोजीशन है उसके हिसाब से एटम्स को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। सिंस यहाँ पे 3 टाइप के एटम है तो मैं यहाँ पे 3 कलर चॉक्स यूज करूंगा, ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले मैं Ba2+ को कहाँ पे डाल रहा हूँ, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे बेटा व्हाइट वाला मैं चॉक यूज कर रहा हूँ। प्लीज बेटा अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ चैप्टर ऑफ व्हाट, डायग्राम्स। अगर आपने अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं तो ही ये आपको मदद करेगा। तो जितने भी ये वाले व्हाइट वाले स्फीयर है वो Ba+2 है एंड दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। दूसरा आता है Ti+3 बॉडी के सेंटर में, तो मैं इसके लिए बच्चों ये रेड कलर यूज कर रहा हूँ बॉडी के सेंटर में। आप लोग भी कलर पेन पेंसिल यूज करना। ये किसका पोजीशन है बेटा, Ti+4 का पोजीशन है, इट इज प्रेजेंट एट डैश बॉडी सेंटर, ठीक है। फिर बचता है कौन सा, फेस सेंटर, तो फेस सेंटर को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दूं इस तरीके से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, इस तरीके से। इसका फेस सेंटर यहाँ पे होगा, इसका फेस सेंटर यहाँ पे होगा, है ना। तो टोटल कितने फेस सेंटर हुए बेटा, 6 क्रॉसेस दिख रहे। तो ये कौन है, ये है आपका ऑक्साइड का पार्ट, -2, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आप चाहो तो इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, CaTiO3, CaTiO3 इज मेड अप ऑफ व्हाट, बताओ, B। अगर मैं लिखना चाहूँ सिर्फ CaTiO3, नो नीड टू वेस्ट टाइम, CaTiO3 इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, CaO प्लस TiO2, जिसमें कैल्शियम जो है वो +2 में है और टिटेनियम जो है वो +4 में। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ परवॉस्काइट स्ट्रक्चर। इसका जो कलर होता है वो येलोइश ब्लैक होता है, येलोइश ब्लैक, ठीक है ना, येलोइश ब्लैक या फिर ब्राउन। तो येलो
ब्लैक और ब्राउन। इस टाइप से इन कलर, इन सब्सटेंसेस का क्या होता है, कलर होता है। ये सब बेटा क्या है, जैसे अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूँ कोरिंडम की, तो बेटा वो आपने पढ़ा होगा रूबी, रूबी पढ़ा होगा ना, पत्थर बहुत सारे लोग अंगूठी में पहनते हैं, वो ही सब है बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कोरिंडम, ठीक है ना। कोरिंडम इज नथिंग बट, मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सिखाया था Al2O3। कौन सा बेटा, Al2O3। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेसिकली HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें ऑक्सीजन जो है बेटा वो HCP बनाता है एंड एल्यूमिनियम, वापस से थोड़ा याद रखने वाला है, ठीक है, मैं वापस बोलूंगा, ये वाला जो बोर्ड पे मैं चीजें लिख रहा हूँ उसमें 90% चीजें याद रखने वाली है, ठीक है। मुझे भी जब लेक्चर लेना होता है तो मैं भी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि बेटा ये सब चीजें याद रहे तो कितना याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको भी बार बार इनको रिवाइज करना है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली वर्ड आया कहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये एक तमिल वर्ड से आया, पहली बार हम लोग ग्रीक ये सब वर्ड तो पढ़ते हैं बेटा, ये एक तमिल वर्ड से आया है, ठीक है ना। तमिल वर्ड से आया है बेटा कुरुंडम, तमिल में तो नहीं लिखूंगा बेटा, कुरुंडम, राइट, जो कि एक संस्कृत वर्ड से आया है, बाप रे जाने दो सर, ठीक है ना, संस्कृत वर्ड से आया है कुरुविंदा, जिसका मतलब होता है रूबी। तो आपको एक हिंट भी मिल गया, रूबी में क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। तो संस्कृत वर्ड है कौन सा आपका, रूबी, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आज के लेक्चर में, ये तो याद रखना HCP होता है, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अभी ध्यान से सुनो। मैं इसमें जो ऑक्साइड आयन है इट ऑक्यूपाइज और O-2 forms HCP arrangement, O-2 forms HCP arrangement with Al+3 occupying, Al+3 occupying 2/3, याद रखना 2/3 of octahedral voids, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में भी एज इट इज पूछी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली स्टेटमेंट थी। अभी ध्यान से देखना, अगर मुझे था ऑक्साइड आयन क्या बना रहे बेटा, HCP बना रहे ना, तो HCP में बेटा मुझे सबको पता है, सो नंबर ऑफ O- पर O- प्लस O-2 आयंस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितना होगा बच्चों, बोलो 6 आएगा ना, HCP में 6 आता है। कैसा है 6 सर, 12 कॉर्नर इंटू 1/6, 2 फेस सेंटर इंटू 1/2 प्लस 3 बॉडी सेंटर इंटू 1, इट इज इक्वल टू 6। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। आप मुझे बताओ अगर 6 अनायन है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ अनायंस को इक्वल होते हैं। कितने हैं बेटा, 6 है, तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा डबल होते हैं, बट हमको टेट्राहेड्रल वॉइड से कोई लेना देना ही नहीं, हमको तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से लेना देना है। तो आपका Al+3 कहाँ जा रहा है सर, Al+3 जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो नंबर ऑफ Al+3 आयंस कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ Al+3 आयंस हो जाएंगे 2/3 ऑफ 6। एकदम सिंपल, वापस बोलो 2/3 ऑफ क्या हो जाएगा 6, 2/3 ऑफ 6 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 हो जाएगा। हाँ सर समझा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नंबर ऑफ Al+3 आयंस भी पता चल गया। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका Al कितना 4, O कितना 6, तो Al4O6 जो कि मैं रिड्यूस करके 2 से डिवाइड होता है, ये 2 2 जा ये 2 3 जा, सो Al2O3 आएगा। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, तो Z का वैल्यू कितना आएगा, जो कैंसिल होगा वही Z है, जो कैंसिल हो रहा है वही Z है। सो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज बता दी, ये हो गया पूरा कवर है सब कुछ, इसमें जो भी मैंने नोट्स में परफेक्टली ऑर्डर वाइज लिखा था वो हो गया। अभी एक जो नोट में लिखवा देता हूँ, जो स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं,
कोरंडम का मतलब होता है Al2O3. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कार्बोरंडम. कार्बोरंडम का मतलब होता है सिलिकॉन कार्बाइड. सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना. तो ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसमें आप 50% कार्बन को हटा के वहां पे सिलिकॉन डाल दो, ठीक है, तो उसी को बेटा कार्बोरंडम बोलते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कोरंडम एंड कार्बोरंडम. कोरंडम का मतलब Al2O3 एंड कार्बोरंडम का मतलब सिलिकॉन कार्बाइड होता है. सो आई विल रिपीट द सेम थिंग. ये चीज थोड़ी सी इस बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है वो थोड़ा सा याद रखने वाला है. और अभी लास्ट पार्ट हम लोग का स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो है स्पिनल एंड इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म करिए, फिर हम लोग वो वाला पार्ट लास्ट खत्म कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो द लास्ट पार्ट इज स्पिनल स्ट्रक्चर. ठीक है ना. स्पिनल स्ट्रक्चर जो है वो जेई में ऑलरेडी पूछा गया, नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखे गए. स्पिनल स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं. एक होता है नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर और एक होता है इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर. दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और दोनों का एग्जांपल्स एज सच पूछा गया है, एज इट इज एग्जांपल पूछा गया है बच्चों. ठीक है ना. मैं तो बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, बट इन दोनों का एग्जांपल्स एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है ना. अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर क्या होता है. सो इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स. इट इज अ सीरीज ऑफ basically mixed oxide. It is series of compounds which is a mixed oxide of A plus 2 या फिर metal plus 2 and metal plus 3 ions. It is a series of compound which is a mixed oxide of M plus 2 and M plus 3 ions. ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे A ले लूँ, A plus 2 और प्रिसाइजली करें तो B plus 3 ions. ठीक है ना. तो बेसिकली नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था, परवोस्काइट में +2 और +4 होता है, यहाँ पे +2 एंड +3 है. अगर मैं बात करूँ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि A+2 का जो ऑक्साइड बनाओ, तो आप A+2 का ऑक्साइड क्या बनाओगे, ऑब्वियसली AO ही बनाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो -2 होता है. सो अगर A का +2 है और O का -2 है, तो ये और ये कैंसिल होके AO ही बनेगा. अगर मैं आपको पूछूं कि B+3 का ऑक्साइड बनाओ, तो B+3 का जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, B2O3 बनेगा. क्यों, क्योंकि B का जो है वो 3 है और ये 2 और ये 3 हो जाएगा बेटा. एकदम सिंपल. तो अभी आपका जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा, इन दोनों को मिक्स करो, इट विल बी AB2O4. वहां पे AbO3 था, यहाँ पे क्या है AB2O3 और एक 4 हो जाएगा बेटा. तो अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे पढूं, एग्जांपल के तौर पे, तो बेस्ट एग्जांपल वुड बी ZnO प्लस Al2O3 बेटा. ZnO प्लस Al2O3. तो ZnO प्लस Al2O3 जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा, ZnAl2O4. तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है. ऐसे 4 फॉर्मूलाज देंगे कोई भी, ठीक है ना, नंबर चेंज करके, और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर. अगर मैं रेशियो वाइज देखने जाऊं तो यहाँ पे ये 1:2 ये 2 और 1:2 ये क्या है 4 है. आई रिपीट 1:2 क्या है 4 है. अभी इसको हम लोग समझाएंगे कैसे, किस जगह पे कौन जा रहा है वो कैसे पता चलेगा. तो देखना ध्यान से, जो Zn2+ है बच्चों, ठीक है, दूसरा कौन है बच्चों, Al+3 है, और तीसरा कौन है O-2 है. ठीक है, इसको हम लोग बाद में करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. ठीक है, चलिए. तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो Zn2+ जो है उसका नंबर कितना है, एक ही है. ठीक है, याद रखने वाली बात है यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, ये वाला जो बनाएगा आपका CCP स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चों. दिस इज आल्सो नोन एज FCC, मतलब फेस सेंटर प्लस कार्बन. तो इसका नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा.
8 कॉर्नर इंटू 1/8 कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 इज 1, फेस सेंटर 6, 6 इंटू 1/2 3, 3 प्लस 1 4। ये इसका नंबर कितना है 2 है और इसका नंबर कितना है 1 है। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से। ये जाएगा 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। आई रिपीट द स्टेटमेंट, 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो अगर ये 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 4, 4 क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड इनटू 1/2, तो 4 इंटू 1/2 इज 2 हो गया। सर ये दिस गोज टू, मैंने बोला था ना थोड़ा याद रखने वाला है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/8 ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं सर 8 होते हैं। सो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इनटू 1/8, आंसर कितना आया बच्चों 1 आया कि नहीं आया, हो गया। तो आपको एमसीक्यूज में बेटा खाली फॉर्मूला पूछा गया था, मैंने तो आपको डिटेल में बता दिया कि कौन कहां पे जा रहा है, वो भी आपको समझा दिया अच्छे से। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन डाल देता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन ना। अभी अगर बात करें इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर की, किसकी बेटा इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर की, तो ये भी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ही है व्हिच इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ A+2 एंड A+3। तो ध्यान देना, अगेन इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ, व्हिच इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ A+2 एंड A+3 या फिर B+3, B+3 राइट। अभी वापस से ये लिखने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, इसका तो एग्जांपल आपको याद भी हो गया। अभी मैं इसका एग्जांपल जो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है वो है बेटा Fe3O4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Fe3O4 बहुत बार पूछा गया है एंड बेसिकली इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, आगे मुझे यूज भी करना है, ऑफ FeO प्लस Fe2O3। इसमें जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। इज इट क्लियर? श्योर। अभी सर इनका पोजीशंस क्या है, अगर मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊं तो यहाँ पे Fe किस फॉर्म में है, +2 फॉर्म में भी है, Fe +3 फॉर्म में भी है और ऑक्सीजन बेटा -2 के फॉर्म में है। सर इसमें इसको इनवर्स स्पिनल क्यों बोला जाता है, इसको रीजन सुनना ध्यान से बच्चों। इसके अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं, ये तो बेचारा सीसीपी या बोल सकते हो एफसीसी बना रहे हो। सर आप बार बार जब भी सीसीपी लिखते हो तो एफसीसी क्यों बार बार ऐसे बोलते हो? अभी आप लोगों को पता है एक ट्रेंड है कि आपको चीजें याद हो रही है। कैसे? मैं अभी एफसीसी बोल रहा था, आपके भी दिमाग में आता है अभी ये सीसीपी बोलेंगे सर। तो बेटा यही एक हमारा तरीका होता है चीजों को याद करवाने का, ठीक है ना। FC + C, तो इसका तो नंबर कितना हो जाएगा बेटा 4, कंफर्म हो गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, पहले जो +3 वाला था वो कहाँ जा रहा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा था। याद रखने वाली चीज है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे ये क्या होगा, इसका नंबर तो 2 ही है बट ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी जाएगा और टेट्राहेड्रल वॉइड में भी जाएगा। नहीं समझा? कहां कहां जा रहा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी जा रहा है और टेट्राहेड्रल वॉइड में भी जाएगा। और ये भाई साहब कहां जा रहा था पहले, टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा था, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। और वो भी सिर्फ और सिर्फ कितना, एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बराबर है। टोटल 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाने का था, कैसे 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरने, बराबर है। सुनो मेरी बात ध्यान से, स्पिनल स्ट्रक्चर में 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरने मतलब 4 में से सिर्फ 2 भरने। तो ये क्या बोलते हैं, एक मैं ले लेता हूं, एक तू ले ले भाई, बस परफेक्ट। अभी स्पिनल स्ट्रक्चर में जो आपका +2 वाला है वो छोड़ो, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना भरना होता है 1/8, 8 होते हैं टोटल, उसमें से भरना सिर्फ 1/8 ही भरना है, 1/8 ऑफ 8 इज 1। तो ये क्या बोलता हूं, मैं इधर आ जाता हूं भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ने अपने पोजीशंस को क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज कर दिया। यहां पे
+2 वाला आयन, +2 occupies only Tb, +3 occupies only OV। ये डिफरेंस है, ध्यान से देखना। वहां पे देखो +2 occupies क्या, OV। देखो ना, +2 occupies क्या, OV। बट यहां पे +3 occupies TVB प्लस OVB। ये देख लो, TVB और OVB। इस वजह से इसको इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। बहुत बार Fe3O4 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स। आप इसको याद रखना ही रखना है, इसको भूलने की गलती मत करना, वरना एग्जाम में तो तारे जमी होगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूं, परवोस्काइट, वापस बोलो, ध्यान से सुनो, कान खोल के। परवोस्काइट, कोरंडम, स्पिनल स्ट्रक्चर में नॉर्मल स्पिनल एंड इनवर्स स्पिनल, ये चारों थोड़े से याद रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बेटा आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार रिवाइज करना है। जब आपके नोट्स ही अच्छे से बन जाएंगे तब आपको चीजें बेटा ऑटोमेटिकली अच्छे से याद हो जाएगी। इज इट क्लियर? पक्का? तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट पता चला दोनों को, इसको इनवर्स स्पिनल और इसको स्पिनल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, इसका रीजन वो है बेटा, ठीक है। तो जो बोर्ड पे लिखा है, ये इनवर्स स्पिनल का पार्ट सिर्फ इतना है बच्चों। ये एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है। ये बेसिकली इसी का एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी मैं आपका हार्डली 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन वी विल स्टॉप द लेक्चर। इसका फोटो फिर एक छोटा सा टॉपिक है वो खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हार्डली 2 मिनट्स का एक छोटा सा टॉपिक है। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है, कंसेप्चुअल भी है, इजी है, बहुत ध्यान देना खाली। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर इफेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बराबर है। अभी आप दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास में कोई भी सॉलिड का सिस्टम है, उसको मैं अगर प्रेस करूं तो सब पार्टिकल एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे कि दूर जाएंगे बच्चों? सर ऑब्वियसली करीब आएंगे। तो करीब आएंगे तो पहले अगर समझो एक जन को 6 जन टच कर रहे थे, तो जब मैं उनको प्रेस करूंगा तो एक जन को 8 जन टच करेंगे, एक स्फीयर को 8 स्फीयर टच करेंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज, बराबर है। तो अगर समझो मेरे पास में NaCl टाइप का क्रिस्टल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6:6 है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6:6 है, ठीक है। तो अगर मैं समझो प्रेशर इंक्रीज करूं तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बेटा बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये बेटा 6:6 से किस में कन्वर्ट हो सकता है, 8:8 में, CSCl टाइप। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे ऑफलाइन में भी पूछते हैं, सर NaCl CSCl में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो मैं आपको सच बोलूं कि मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई NaCl को CSCl में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूं आप लोग के लिए। NaCl टाइप का जो क्रिस्टल रहेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है, वो बेटा CSCl टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरे को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट समझना है। मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सोडियम को सीशियम में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये टाइप जो है वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो याद क्या रखोगे आज के बाद, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इमेजिन करो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक दूसरे से क्या होना चाहेंगे बेटा, ऑब्वियसली दूर ही जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज। मतलब अगर मेरे पास में CSCl टाइप का कोई क्रिस्टल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 8:8 है, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ाए, तो फिर अपने को एक्सपेरिमेंट करके चेक करना पड़ेगा कितना प्रेशर कितना टेम्परेचर था।
इसमें अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो 8:8 से 6:6 टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, मैं कोई जादू करके ये नहीं बता रहा हूँ कि CaCl को मैंने NaCl में कन्वर्ट कर दिया, ये टाइप है बेटा कि 8:8 जो है वो 6:6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं खुद बोलूंगा, आपको थोड़ा याद रखने वाला था। ठीक है ना, एक बार अगर हम बात करें फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड की, वो वाले पार्ट को छोड़ दे और एक ये वाले पार्ट को छोड़ दे, तो बीच में जो भी हमने पढ़ा था डायमंड, डायमंड भी तो इजी था। परवोस्काइट, आई रिपीट, परवोस्काइट, कोरेंडम, उसके बाद में स्पिनल, स्पिनल में नॉर्मल स्पिनल एंड इनवर्स स्पिनल, वो बेटा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स अच्छे से मेंटेन किए, जिस फ्लो चार्ट में मैंने लिखा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, उसी तरीके से लिखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 14। तो अभी हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो कवर हो गए। फर्स्ट 13th लेक्चर में मैंने आपको NaCl, CaCl, ZnS के दोनों सिखा दिए। उसके बाद में आज मैंने आपको सिखा दिया था फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, फिर उसके बाद में परवोस्काइट, उसके बाद में कोरेंडम, उसके बाद में स्पिनल एंड इनवर्स स्पिनल, और लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट खत्म किया। अभी हमारा ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्टिंग विद डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होता है उसमें डिफेक्ट आता है, कैसे, जो वाइट स्पेस में कोई दूसरा एटम आके बैठ गया, या फिर जो एटम जहां होना चाहिए वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला गया। बहुत सारी चीजें बेटा, जैसे पता है ना, सोल्यूशन भी आइडियल होते हैं। गैसेस में पता है दो टाइप के गैसेस होते हैं, आइडियल गैस, रियल गैस। वैसे सोल्यूशन में, जब सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें भी पढ़ाऊंगा। दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। वैसे बेटा इसमें भी दो टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, आइडियल क्रिस्टल्स एंड नॉन आइडियल क्रिस्टल। आपने देखा होगा आइडियल चीजें आइडियल होती है, रियल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे ही जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होता ही है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे डिफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग एक और वर्कशीट उस लेक्चर के एंड में दूंगा, और फिर तीनों लेक्चर नंबर 13, 14, 15 और शायद से 16 तक गया, तो इन चारों लेक्चर्स का एक साथ में वर्कशीट का हम लोग डिस्कशन 17th लेक्चर में करेंगे। फिर हम लोग बात करें ये चैप्टर की, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी इसमें कुछ ज्यादा पार्ट नहीं बच रहा है। एक बार हमारा डिफेक्ट्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इस चैप्टर में कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, फिर छोटी छोटी चीजें बचेगी, वो हम लोग खत्म कर लेंगे। और लास्ट में मैं एक साथ में ही न्यूमेरिकल्स अलग से ही लेक्चर में सिखाऊंगा। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल के ऊपर न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट, मतलब कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट है, वो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको PDF के फॉर्म में वर्कशीट दूंगा, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।